नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में आप भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, 7, 10 या 5? स्रोत की दृष्टि का मतलब है कि वो शब्द जहां से आए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्रोत। तो देखिए, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को बांटा जा सकता है 4 भागों में, ठीक है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम आप जानते ही होंगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं ज्यों के त्यों, उन्हें बोलते हैं तत्सम। तद्भव होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, उन्हें बोलते हैं तद्भव। देशज यानी कि अपने देश के, और विदेशज मतलब जो विदेश से आए हैं, यानी दूसरे देश से, ठीक है। तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं तत्सम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। तो देखिए, तत्सम जैसा मैंने आपको बताया है, जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको कहते हैं तत्सम। तो इसमें अनजान, सच, पत्ता और घोटक। तो घोटक जो होता है उसका अर्थ होता है घोड़ा, तो जो घोटक है वो तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए, घोटक का जो तद्भव शब्द होता है वो घोड़ा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? ठीक है, चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। जो तुर्की भाषा का शब्द है वो है कैंची। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चाय जो आया है वो चाइना से आया है, और रिक्शा आया है जापान से। कमरा जो है वो भारतीय भाषा का शब्द है, ठीक है। और कैंची कहाँ से आया है? तुर्की से। तो तुर्की का ही शब्द उन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द होते हैं। तो देखिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला वाला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। 4 ऑप्शन इस तरह से हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। तो विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक के साथ में परिवर्तित हो जाते हैं या उनमें विकार आ जाता है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही जो है विकारी शब्द हैं। संज्ञा आप जानते ही होंगे, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक है। विशेषण का अर्थ होता है जो कर्ता की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द, ठीक है। क्रिया जो काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो लिंग, वचन, कारक परिवर्तित होने के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चारों ही परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें विकार आ जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब देखिए, ये आसान प्रश्न है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी पेपर में आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं और मुश्किल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आसान प्रश्न देख करके आप वीडियो को स्किप ना करें। ये ना समझें कि ये प्रश्न तो हमको आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आसान प्रश्न भी हम एग्जाम में गलत कर आते हैं, क्योंकि हमने कभी उससे पहले नहीं देखा होता है। सीधा हम उसको एग्जाम में देखते हैं और उसको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अगर आपने वो प्रश्न पहले कहीं देख लिया होगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। तो देखिए, इसमें आप देख लीजिए, दाल खाई, मई आ गई, गर्दन टूट गई, ठीक है, और दर्द हो रहा है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि ऊपर के जो तीनों शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं और जो दर्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 8? तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वाला जो सी है वो सही होगा। अब 5 भेद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहला है व्यक्तिवाचक, ठीक है, इसमें क्या आएगा, जैसे राम और दिल्ली, ठीक है, ये क्या होंगे, व्यक्तिवाचक। राम और दिल्ली इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। दूसरा है जातिवाचक, तो जातिवाचक में लड़का, जैसे पूरी एक जाति आ गई लड़का की, उसमें बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है, जैसे राम, श्याम, कालू, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। और इसी तरह से शहर, ठीक है, शहर में कोई भी शहर हो सकता है। तो पूरा का पूरा एक समूह जहां पर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी, बचपन, ठीक है। चौथा है समूहवाचक, समूहवाचक में आती है सहना और भीड़, ठीक है। पांचवा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में कोई भी वस्तु आएगी, जैसे कि सोना, पानी, ठीक है। ये मैंने आपको साथ साथ में उदाहरण भी बता दिए हैं। संज्ञा के पांचों भेद मैंने आपको बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कार्य और मित्रता। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, मित्रता, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को क्या होती है वो हम जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराती है। तो मित्रता जो है वो दोस्ती के भाव को दर्शाती है, इसलिए मित्रता क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखिए भारत जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, और लड़का जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। यानी लड़का एक जाति बता दी है, उसमें बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, ठीक है। अगर भारत की जगह देश होता तो क्या होता, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें कायर, ये एक विशेषण है जो कर्ता की विशेषता बताता है, ठीक है, तो ये संज्ञा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित भाग में संज्ञा है। अब देखिए जो इसमें रेखांकित भाग है वो जय चंदों है। तो जय चंदों में ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो गद्दार हैं, ठीक है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं जय चंदों। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का समूह है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसमें कैसे लोग आएंगे, जो धोखेबाज और गद्दार हैं, वो जयचंद कहलाते हैं, आप जानते ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और कर्ता के अनुसार। देखिए यदि कर्ता के लिंग का पता न हो तो क्रिया जो होती है वो पुल्लिंग में होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल और ठंडाई। तो देखिए ये भी आसान प्रश्न है, आपको आसानी से पता लग गया होगा। पानी पिया, दूध पिया, तेल पिया और ठंडाई पी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठंडाई जो है वो एक स्त्रीलिंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक। अब देखिए इसमें को शब्द को देख करके आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो को शब्द है वो कर्म कारक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि कर्ता को कुछ देने की या उसके लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर गरीबों को वस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, वस्त्र उनको दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक। अब देखिए को आने पर कर्म कारक कहाँ होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक, तो वहां पर रावण कर्म कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 8 या 7। तो देखिए सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित भाग का सर्वनाम भेद है। देखिए रेखांकित जो भाग है उसमें क्या के नीचे रेखा खींची हुई है, तो उन्होंने सर्वनाम का भेद पूछा है। तो क्या जो है वो निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निश्चयवाचक है? तो देखिए क्या जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है, इसमें सवाल पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।
मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। अब देखिए इसमें विशेषण है आधा लीटर, तो देखिए आधा लीटर क्या होगा, ये होगा परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्या होता है, ऐसे विशेषण शब्द जो मापतोल व मात्रा को प्रदर्शित करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए जो आधा लीटर है वो मापतोल को या मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। देखिए जो रेखांकित भाग है उसके बारे में उन्होंने पूछा है, तो बूंद बूंद जो है वो टपकने की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया की विशेषता। जो क्रिया की विशेषता शब्द बताते हैं वो शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पर बूंद बूंद जो टपक रहा है, तो टपकने की विशेषता क्या होगी, बूंद बूंद, तो क्रिया विशेषण होगा बूंद बूंद, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है क्रिया का भेद है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो देखिए सुमित सो रहा है, इसमें यहाँ पर अकर्मक क्रिया का भेद है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का यानी कि सोने का सीधा प्रभाव कर्ता यानी कि सुमित पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सुमित पर, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया का भेद, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृतवाच्य में क्रिया संबंध होता है, तो कृतवाच्य में क्रिया का संबंध होता है कर्ता से, ऑप्शन सी सही होगा। कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, क्योंकि इस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है और कर्ता ही प्रधान होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें जो पढ़ता क्रिया आया है, पढ़ता जो शब्द आया है वो कर्ता के अनुसार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कृतवाच्य होगा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। अब देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। वह क्रिया जिसके दो कर्म होते हैं, जिसमें एक कर्म सजीव होता है यानी कि प्राणी होगा, ठीक है, और दूसरा होगा निर्जीव, वो कोई वस्तु होगी। ठीक है, अब देखिए सारे वाक्य आप पढ़ लीजिए इसमें। तो पहला वाला वाक्य है, राम ने मोहन को पैसा दिया, इसमें दो कर्म हैं, मोहन और पैसा, एक सजीव है और एक निर्जीव है। इसी तरह से सेठ मुनीम को वेतन देता है, इसमें मुनीम और वेतन दो कर्म होंगे। और चौथा वाला जो ऑप्शन है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, इसमें पुत्र और पुस्तक दो कर्म होंगे। ठीक है, एक सजीव और एक निर्जीव। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, इसमें दो कर्म नहीं है। ठीक है, इसमें जो नौकर है वो कर्ता है और माँ जो है उसको प्रेरित कर रही है, और भोजन जो है वो कर्म है। ठीक है, तो इसमें एक ही कर्म है। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ही सही होगा, यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि माँ जो है नौकर को भोजन बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुझसे यह काम नहीं हो सकता है में वाच्य होगा भाववाच्य, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखिए भाववाच्य कहाँ पर होता है, जब कर्ता व कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे इसके अन्य उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, मुझसे उठा नहीं गया, ठीक है, इसमें क्या होगा, भाववाच्य होगा। इसी प्रकार से मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो यहां पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, मुझसे हंसा नहीं जाता में याच्य लिखा हुआ है, इसे आप वाच्य पढ़िए। ठीक है, वाच्य है। उन्होंने फिर से इसी तरह का एक प्रश्न है, मुझसे हंसा नहीं जाता, इसमें भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 और 14। ठीक है, इसमें देखिए बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें ऑप्शन में 13 नहीं है, तो हम कई बार क्या है 13 ऑप्शन में आ जाता है और 13 हम सही कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है वो 11 है। ठीक है, जो बाद के दो जो स्वर गिने जाते हैं अंग और अह, उनको कहते हैं आयोगवाह। ठीक है, वो स्वर नहीं है, तो उनको हटा के जो है वो 11 स्वर ही बनते हैं। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा,
अंग और अह, ठीक है, जो लास्ट वाले जो दो स्वर होते हैं उनको हम स्वर नहीं मानते हैं, वो आयोगवाह है। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार कि आयोगवाह की संख्या कितनी है, तो वो बोलेंगे आप 2। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए इसमें मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, परि प्लस आवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उसे कहते हैं उपसर्ग, या आप जानते होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। चलिए इसमें फिलहाल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास है। ठीक है, रण में कौशल, पीला वस्त्र है जिसका, समय के अनुसार और सत्य के लिए आग्रह। अब देखिए जो इसमें समय के अनुसार है उसको हम लिख सकते हैं यथा समय। ठीक है, अब यथा समय में जो यथा है वो एक अवयव है। अवयव क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक है, या लिंग वचन कारक परिवर्तित होने के साथ उनमें परिवर्तन ना हो या उनमें विकार ना आए, उसे कहते हैं अवयव। समय के अनुसार जो है उसको हम यथा समय लिख सकते हैं, और यथा समय में जो यथा है वो अवयव है, इसलिए इसमें अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कमल के समान नयन में समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन डी सही होगा, कर्मधारय। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो और दोनों पदों के विग्रह में जो या के समान, ठीक है, जो या के समान जैसे शब्द आते हैं, तो अब देखिए ये विग्रह ही है, कमल के समान नयन। ठीक है, ये विग्रह है, तो इसमें के समान नाम का एक शब्द आ रहा है, के समान। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय। इसमें जो है कमल के द्वारा नयन की विशेषता बताई जा रही है, नयन कैसे हैं, कमल के जैसे। ठीक है, तो कौन सा समास होगा यहाँ पर, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द का समास विग्रह है। अब देखिए आजन्म का विग्रह होगा जीवन पर्यंत, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आजन्म का मतलब या जीवन पर्यंत का मतलब होता है जीवन भर, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, शब्द की परिभाषा क्या है। तो देखिए शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, ये पहला ऑप्शन है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, शब्द वर्णों से बने होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। इनमें से जो सबसे ठीक परिभाषा है शब्द की वो होगी पहले ऑप्शन, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।